हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में कवर करेंगे हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम 3 इयर्स शी ग्रू इन सन एंड शावर। शी यहाँ पर लूसी नाम का एक करेक्टर है, एक बच्ची है लूसी, उसकी बात हो रही है। सन एंड शावर मीन्स नेचर एलिमेंट। ओके, तो प्रकृति की बात हो रही है और साथ में लूसी की बात हो रही है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं सीधा ही, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, 3 इयर्स शी ग्रू इन सन एंड शावर। शी यहाँ पे लूसी है और नेचर ये बात कह रही है। नेचर यहाँ पे ना एज अ मदर बिहेव कर रही है, जैसे माँ होती है उस तरीके से बिहेव कर रही है, यानी नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है। और शी है यहाँ पे लूसी, तो आप ध्यान रखिएगा ये दो बात, शी लूसी है और ये है यहाँ पर मदर। ओके, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 3 इयर्स शी ग्रू इन सन एंड शावर, देन नेचर सेड अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर शोन। कि 3 साल तक वो धूप और बारिश में बड़ी हुई। कौन? वो बच्ची लूसी 3 साल तक धूप और बारिश में, यानी प्रकृति के टच में ही रही। और फिर प्रकृति ने कहा कि ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर शोन, कि इस तरह का प्यारा सा फूल मैंने आज तक धरती पर नहीं देखा। धरती पर ऐसा कोई भी ना देखा ना बोया गया। सोन यानी बोना, प्लांटेड, यानी इस तरीके का जो फूल है धरती पर नहीं आया अभी तक। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, इस बच्चे को मैं मेरे साथ रखूंगी। ये जो बच्ची है ना लूसी, इसको मैं मेरे साथ रखूंगी, यानी मैं मेरे जैसा ही इसे बना दूंगी। आगे देखिए कहेगी, शी शैल बी माइन एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन। इसे मैं मेरे साथ रखूंगी, ये मेरी होगी और मैं इसे अपनी जैसी ही एक महिला बनाऊंगी। यानी जैसे नेचर होती है एज अ मदर, नरिश करती है सबको, सबके लिए अच्छा अच्छा फ्रूट्स देती हैं, सबके लिए अच्छी अच्छी फ्रेश एयर देती हैं, यानी मैं मेरे जैसी इनोसेंट प्योर हार्टेड उसे बनाऊंगी। लूसी को अपने टच में रखना चाहता है कौन? नेचर मदर। चलिए अपन चलते पोएटिक डिवाइसेस की तरफ। आप जानते ही हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है नेचर पोइट है, तो उनकी पोइट्री के अंदर आपको नेचर के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारी ये जो पोएम है ना, ये इनकी पोएम्स हैं लूसी पर बेस्ड। कम से कम इन्होंने लगभग शायद 5 पोएम इन्होंने लूसी पर बेस्ड लिखी है, उन्हीं में से एक है ये। और इसके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे डिटेल से, तो वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। हर एक लाइन में कुछ ना कुछ अच्छा आपको देखने और सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अपन पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। पहले यहाँ पर्सोनिफिकेशन हुआ है नेचर का, ये बात मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ही बता दी। नेचर को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है एज अ मदर, ठीक है। फिर मेटाफर भी यहाँ आया कि लूसी जो है उसको कंपेयर किया गया है एक प्यारे से फूल के साथ में। सो हियर इज मेटाफर ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते। बिल्कुल आसान सी पोएम है वैसे तो, लेकिन बस आपको बताएंगे यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रकृति क्या है और कैसी है, और प्रकृति क्या चाहती है कि कैसा होना चाहिए इंसान। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स। अब देखिए यहाँ पे एंजार्बमेंट है, एंजार्बमेंट पहले भी आया है, जो मैंने आपको स्टेंजा पहले कराया है उसमें भी एंजार्बमेंट था। जब लाइन आपकी कंटिन्यू रहे, कोई भी फुल स्टॉप ना आए, किसी तरीके का कोई कॉमा ना आए, रुके ना लाइन और आगे बढ़े, मीनिंग जो है आगे तक कंटिन्यू रहे, दैट इज कॉल्ड एंजार्बमेंट। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स, कि मैं मेरी डार्लिंग के लिए यानी लूसी के लिए दोनों चीज बनूंगी, लॉ भी और इम्पल्स भी, यानी कानून भी मैं ही बनूंगी और उसको मोटिवेट भी मैं ही करूंगी, यानी उसका इम्पल्स भी मैं ही बनूंगी। एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, और मेरे साथ वो बच्ची रहेगी कहाँ पर? रॉक्स में, प्लेन में, यानी नेचर के बिल्कुल क्लोज। अब प्रकृति में यही चीजें होती हैं, सब पहाड़ भी होते हैं, मैदान भी होते हैं, खेत भी होते हैं, जंगल भी होते हैं, पौधे भी होते हैं, पेड़ भी होते हैं, यही तो चीजें होती हैं। तो कह रहे कि प्रकृति कहती है कि मेरे साथ रहेगी वो बच्ची इन अर्थ एंड हेवन इन ग्लैड एंड पावर, कि धरती और आकाश में, चाहे तो कहो जंगल और बाग में, हर जगह वो मेरे साथ रहेगी, यानी मैं उसे मेरे जैसा बनाऊंगी, वो मेरे क्लोज रहेगी। शैल फील एंड ओवरसीइंग पावर, और वो महसूस करेगी ओवरसीइंग पावर को। ओवरसीइंग का मतलब होता है निगरानी रखने वाली, चारों तरफ ध्यान रखने वाली, यानी वो मेरे जैसी बनेगी। जैसे प्रकृति जो है ना, सबका ध्यान रखती है, सबकी केयर करती है, सबको नरिश करती है, कि वो मेरे जैसी बनेगी, सबका ध्यान रखेगी, सबकी फीलिंग्स को महसूस करेगी। टू किंडल और रेस्ट्रेन, कि मेरी तरह वो रेस्ट्रेन भी बनेगी, यानी रोके भी की तो किंडल भी बनेगी। किंडल का मतलब होता है लाइट अप करने वाली, यानी थोड़ा सा स्मूथनेस देने वाली, यानी मेरे जैसी बनेगी। अगर मेरे साथ कोई गलत करता है, जैसे प्रकृति के साथ में अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति उसका बदला भी लेती है ना, तो ये कह रही है कि मेरे जैसी बनेगी लूसी,
जितनी सहनशील होगी उतनी ही अगर उसको कोई परेशान करेगा तो बदला लेने वाली भी होगी। तो प्रकृति जो है वो लूसी को नरिश करना चाहती है, उसे अपब्रिंग करना चाहती है। देखिए अपन पोएटिक डिवाइस देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन नेचर को किया गया है, ये आपने पूरी पोएम में ही लिखना है। इसके बाद एंटीथेसिस की बात कर लेते हैं। यहाँ एंटीथेसिस बात हुई है, लॉ इम्पल्स की बात हुई है, जैसे बताया ना अलग अलग, किंडल रेस्टोरेंट की बात हुई है। तो ये क्या, जब एक शब्द दूसरे के अपोजिट साथ साथ यूज कर लिया जाए, दैट इज कॉल्ड एंटीथेसिस। इस तरह से आप समझ सकते हो इसको। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कहते हैं, शी शैल बी सपोर्टिव एज द फॉन। फॉन एक जो हिरन होता है ना, छोटा, मतलब हिरन का छोटा बेबी, उसको बोलते हैं फॉन। कि शी शैल बी सपोर्टिव, कि वो कैसी होगी, बहुत स्पोर्टिव होगी। सपोर्टिव नहीं, सपोर्ट करने वाली नहीं, स्पोर्टिव, यानी स्पोर्ट, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं जो, उसकी तरह समझो आप, यानी प्लेफुल, बहुत फुर्ती वाली एकदम ऐसी होगी जैसे हिरन का बच्चा होता है। हिरन बहुत फुर्तीला होता है, फुर्ती के लिए जाना जाता है, एकदम से तुरंत, मतलब आप देखिए कभी आपको मौका मिले तो देखना, कभी इतना ज्यादा क्विक होता है वो, जरा सा अगर कहीं से उसको आवाज सुन गई तो फटाफट से भाग जाता है। तो इस तरह से वो बनेगी, वो फुर्तीली जैसे कि एक फान होता है। एंड वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन और अप द माउंटेन स्प्रिंग। और कैसी कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, मतलब हिरनी के जैसी बनेगी, और ऐसा लगेगा जैसे कि अभी तो यहाँ जंगल में थी और अभी थोड़ी देर में ही वो पूरा का पूरा मैदान जो है वो क्रॉस कर गई। ओके और कहाँ, माउंटेन स्प्रिंग्स, यानी पहाड़ों की ओर छलांग लगाती हुई नजर आएगी। एंड हर शैल बी द ब्रीदिंग बाम, और यहाँ पर वो क्या करेगी, उसके हिस्से में क्या आएंगी, ब्रीदिंग बाम आएंगी, यानी ठंडी ठंडी हवा, जिससे में वो सांस ले गई। यानी मैं उसे मेरे क्लोज रखूंगी, अपने टच में रखूंगी, और मैं उसे ऐसा एनवायरनमेंट दूंगी कि वो बिल्कुल एकदम सब कुछ नेचुरल सीखेगी। ऐसा जैसे कि हिरनी चारों तरफ घूमती फिरती रहती है, उसी तरीके से चारों तरफ घूमती फिरती रहेगी, हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, जंगली होकर मैदानों में दौड़ती रहेगी, कभी पहाड़ों पर छलांग मारेगी, तो कभी ठंडी ठंडी हवाओं में सांस लेगी। एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम, और मैं उसके हिस्से में क्या दूंगी, शांति दूंगी, है ना। यानी इस प्रकृति के अंदर बहुत शांति है। कोई इंसान जब प्रकृति के क्लोज जाता है ना तो उसे बहुत शांति फील होती है। और यही चीज यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ समझाना चाहते हैं कि नेचर एज अ मदर हमें नरिश करती है, हमें नेचर के टच में रहना चाहिए। यहाँ वो यही चीज बताना चाह रहे हैं कि नेचर एज अ मदर लूसी को अडॉप्ट करना चाहती है, लूसी को नरिश करना चाहती है, उसको अपब्रिंग करना चाहती है। और यही चीज़ें ये समझा रहे हैं कि जो नेचर को एज अ मदर अपना मान लेता है ना, नेचर उसे स्मूथ कर देती है, नेचर उसे बिल्कुल एकदम साइलेंट कर देती है, काम कर देती है, यानी उसकी टेंशन को थोड़ी देर के लिए रिलीज कर देती है। ऑफ म्यूट इन, मतलब देखो यहाँ ना आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का जो ओपिनियन है वो दिखेगा कि वो एज अ नेचर पोइट, वो नेचर को वर्शिप क्या करते थे, पूजा क्या करते थे, नेचर को गॉड माना करते थे वो, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो देखिए ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, इनसेंसेट यानी निर्जीव, जिनके अंदर सेंस ही नहीं होता, सेंस ही नहीं होता जिनके अंदर, वो यानी निर्जीव जो चीजें हैं वो उसे यहाँ पर दिखाई देंगे। ऑफ म्यूट यानी बिल्कुल एकदम शांत, एकदम शांति, ऐसे लगेगा जैसे सारी की सारी चीजें जो है वो बिल्कुल निर्जीव हैं, वो इसे यहाँ नजर आएगी, यानी उसके जीवन में किसी तरह की कोई हलचल नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो सिमली यहाँ यूज हुई है, ये लूसी को कंपेयर किया है फॉन के साथ एज वर्ड यूज करते हुए, पहला पोएटिक डिवाइस। दूसरा देखिए सिंबोलिज्म, फान को सिंबलाइज किया है किस चीज के साथ में, यूथ, जॉय एंड इनोसेंस के साथ, कि मैं उसे इतना मासूम रखूंगी जैसे कि एक हिरन का बच्चा होता है, बिल्कुल मासूम सा। बच्चे वैसे मासूम होते हैं पर यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल लिया है। कंट्रास्ट क्या आया है, जस्टापोजिशन का। जस्टापोजिशन का मतलब बिल्कुल एकदम अपोजिट। अब ये देखो क्या कह रहे हैं, द जस्टापोजिशन बिटवीन द लाइवली फान एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, यानी दोनों के बीच में एक तरह से जस्टापोजिशन है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि ऐसी चीजें जो बिल्कुल शांत है उनमें मैं रखूंगी, एक तरफ ये कह रहे हैं मैं उसको ऐसा बना दूंगी जैसे एक फान होती है एकदम फुर्तीली। तो दोनों चीजें एकदम अपोजिट है एक दूसरे के। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या कह रहा है, द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड। फ्लोटिंग क्लाउड्स यानी जो बादल है ना उनको फ्लोटिंग बोला है क्योंकि वो हवा में तैर रहे हैं। देयर स्टेट शैल लैंड टू हर, यहां तक है। फॉर हर द विलो बैंड, कि हवा में जो तैरते हुए बादल हैं वो उसके साथ होंगे, यानी उनको वो देख पाएगी, उनको वो महसूस कर पाएगी। फॉर हर द विलो बैंड, और उनके लिए तो विलो पेड़ भी झुक जाएगा, किसके लिए, लूसी के लिए। नोर शैल शी फेल टू सी, विलो एक तरह का ट्री होता है, बहुत फ्लेक्सिबल ब्रांचेज होती हैं उसकी, मेंशन भी किया है मैंने यहाँ पे।
ट्री है ये। नोर शैल शी फेल टू सी, क्या क्या देखने में वो फेल नहीं हो पाएगी, इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, कि वो तूफान की हलचल के अंदर भी मोशंस को समझ पाएगी। ग्रेस दैट शैल मोल्ड द मेडन्स फॉर्म, और हर तरह से उसे ग्रेस मिलेगी जिस तरह से एक लड़की को होना चाहिए, यानी बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बनेगी वो, मेरे टच में रहेगी, नेचुरल उसके अंदर क्वालिटीज आएंगी, इनोसेंट होगी, बहुत प्यारी सी होगी, बाय साइलेंट सिंपैथी, और बिल्कुल एकदम साइलेंट सिंपैथी होगी उसके अंदर, लोगों के लिए सहानुभूति होगी। नेचर के जो क्लोज होता है ना उसके अंदर छल कपट ये सब चीजें नहीं आती। प्रकृति ऐसा समझा रही है कि प्रकृति के जो टच में रहता है वो दुनियादारी से दूर हो जाता है, यानी दुनिया के अंदर जो इंसान रहता है छल कपट, दूसरों को परेशान करना, दुखी करना, ये सीखता है। जो प्रकृति के टच में रहता है, विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग, जो प्रकृति के टच में रहता है वो इनोसेंस सीखता है, सिंपैथी सीखता है, लोगों के साथ में अच्छा बिहेव करना सीखता है, और मैं लूसी को वैसा ही बनाना चाहती हूँ। तो पर्सोनिफिकेशन हुआ है, ठीक है। द क्लाउड्स लैंड देयर स्टेट एंड द विलो बैंड फॉर लूसी, कि देखो पेड़ है एक और वो झुक जाता है ना, तो एक तरह से पर्सोनिफाई किया गया, क्लाउड को भी पर्सोनिफाई किया गया है। सिंबोलिज्म है यहाँ पे, फ्लोटिंग क्लाउड्स, ये सिंबलाइज कर रहे हैं पीस को, सेरेनिटी को, ग्रेस को, है ना। और स्टॉर्म जो है वो यहाँ रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, जो जिंदगी के अंदर जो परेशानियां आती हैं उसको। अब आपको समझ में आया अच्छे से। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज बात की गई है कि जीवन के अंदर जब बिल्कुल परेशानियां चारों तरफ से घेर लेती है तो इंसान परेशान होकर मतलब एकदम से बौखला जाता है, लेकिन नेचर उसे सहन शक्ति सिखाती है। नेचर के जब वो क्लोज जाता है अपनी परेशानियों से थोड़ी देर के लिए निजात पा लेता है। ऑक्सीमोरन भी यहाँ पे आया है, साइलेंट सिंपैथी, ये कंबाइंस कर रही है अपोजिंग आइडियाज को, साइलेंट एंड सिंपैथी बोथ सजेस्ट कर रही है ए क्वाइट नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन लूसी एंड नेचर, यानी प्रकृति और लूसी के बीच में एक कनेक्टिविटी है, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग वाली कनेक्टिविटी है कि वो समझ पा रहे हैं एक दूसरे को। आगे देखिए, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर, कि क्या होंगे, आधी रात के सितारे उसे बहुत पसंद आएंगे, उसके प्यारे बनेंगे। टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस, और वो क्या करेगी, बहुत सारे सीक्रेट प्लेस को के अंदर कान लगा के बातें सुन पाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखना, वियर रिवलेट डांस दियर वेवर्ड राउंड, क्या सुन पाएगी, नदियों की क्या आवाज, उलझी हुई धारा होती है ना नदियों की, इधर से आई उधर से आई, इस तरीके की, यानी छोटी छोटी स्ट्रीम्स नहीं होती उलझी हुई, इधर से उधर से आते हैं जो वो, यानी नदियों की आवाज सुन पाएगी, कान लगा के उसको आवाज सुनाई देगी। जैसे नदियों की जो लहरें हैं वो आपस में किसी की चुगली कर रही है या फिर किसी के बारे में प्रशंसा कर रही है, कुछ भी वो बोल रही हैं उसे वो सुन पाएगी। एंड ब्यूटी बोर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस, और उसे बहुत प्यारी प्यारी आवाजें जो है वो सुनाई देंगी जो नेचर के अंदर होती हैं। जैसे पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज़, सूखे पत्ते जब खड़खड़ाते हैं, हरे पत्ते जब हिलते हैं, जब हवा चलती है पत्तों के बीच में से निकलती है तो आवाज़ आती है, पानी जब बहता है तो आवाज़ आती है, मतलब हर तरह की आवाज़ को वो फील कर पाएगी और अपने चेहरे के पास से महसूस कर पाएगी। देखिए इसके अंदर पोएटिक डिवाइस कौन सी आई है, सेम पर्सोनिफिकेशन ही है, नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है ना। उसके बाद मेटाफर है कि द ब्यूटी ऑफ नेचर पासिंग इनटू हर फेस इज अ मेटाफर फॉर हाउ डीपली लूसीज सोल एंड अपीयरेंस विल बी शेप्ड बाय हर, कि कितना कनेक्ट हो जाएगी ना लूसी जब प्रकृति के टच में रहेगी। तो हर टाइम जब जंगल में रहेगी, जैसे आप छोटे थे जब आपने शायद देखा हो मोगली आया करता था, मतलब वो बच्चा दिखाते हैं कि जंगल के अंदर ही वो जानवरों के बीच में पला बड़ा है, तो उसको सारे जानवरों की आवाज़ें समझ में आने लगती हैं, मतलब बिल्कुल एकदम जंगल का बच्चा हो जाता है वो। मोगली को बोलते हैं ना जंगल का बच्चा बोलते हैं एक तरह से, तो वो उस तरीके से कहना चाह रही है नेचर की अगर मेरे क्लोज रहेगी ना लूसी तो वो हर चीज़ को समझ पाएगी, छोटी छोटी परेशानियां छोटी छोटी दिक्कतों से जो है वो इतना घबराएगी नहीं, उलझेगी नहीं जैसा कि आम इंसान उलझ जाता है। आगे देखिए, आगे क्या है, एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शेल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट। ये एंजाममेंट है, एंजाममेंट को मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जहाँ लाइन खत्म नहीं होती और कंटिन्यू होती है नेक्स्ट पे वहाँ एंजाममेंट आ जाता है। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शेल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, इसका मतलब है कि जो जीवन देती हैं ऐसी फीलिंग्स, जो लाइफ देती है ऐसी फीलिंग्स, वो उसे हाइट देंगी, यानी उसको हर चीज़ के अंदर लाइफ फील होगी। हर विजन वुजम स्वेल सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, कि उसके दिल के अंदर इस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो भर जाएंगी। कैसी, जैसी नेचर के अंदर होती है, कोई कितनी भी परेशानी में आता है नेचर अपने गले से लगा लेती है, उसे सांत्वना देती है, उसी तरह की फीलिंग जो है वो लूसी को मैं दूंगी। लूसी जो है ऐसे ही सोच से भर जाएगी। वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव हियर इन दिस हैप्पी डेल,
कि मैं और वो तब तक साथ रहेंगे, मतलब जब तक वो और मैं साथ रहेंगे इस घाटी के अंदर, इस दुनिया के अंदर, या ये कहिए इस प्रकृति के अंदर, जब तक मैं और वो साथ में रहेंगे ना, तब तक मैं उसे ये सब चीज़ें सिखाती रहूंगी। देखिए पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे, नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है, मेटाफर है। वाइटल फीलिंग ऑफ डिलाइट, ये मेटाफरिकली सजेस्ट करता है कि लूसी की जो ग्रोथ है वो हो रही है, मैच्योरिटी की तरफ वो जा रही है। तो जब वो मैच्योरिटी की तरफ जा रही है ना, तो वो इमोशनल और स्पिरिचुअल उसका नरिशमेंट हो रहा है, नेचर से ले रही है। वो कैसी बनेगी? वो ऐसी बन जाएगी जैसी कि प्रकृति होती है। हाँ, जैसे अगर कोई परेशान है, दुखी है, तो भी वो अपने गले से लगा लेती है नेचर और उनको रिलैक्स कर देती है। डज नेचर स्पैक, डज यानी फिर क्या होता है, नेचर जो है वो कहती है, कहता है या कहती है, कुछ भी आप कह सकते हैं, प्रकृति को माँ कह रहे हैं तो कहती है द वर्क वॉज डन, कि काम खत्म हो गया। हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन, कि कितनी जल्दी लूसी जो है उसकी दौड़ खत्म हो गई, कि लूसी जो है वो मर गई। एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे छोड़कर चली गई। दिस हैड दिस काम एंड क्वाइट सीन, कि बिल्कुल वीराना हो गया सब कुछ, एकदम शांत हो गया, हर सीन जो है वो रुक गया, ठहर गया, चुप हो गया। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन, कि ये मेरी यादों में कभी थी, यानी यादों में थी ये चीज़, और अब कभी नहीं होंगी। नेवर मोर विल बी, अब कभी नहीं होगी। मतलब मैं चाहती थी कि मेरे साथ लूसी रहे, लेकिन लूसी की ज़िंदगी कितनी जल्दी ख़त्म हो गई, वो मुझे छोड़कर चली गई, और अब सब कुछ शांत हो गया। मेरे सपनों में ही वो सब चीज़ें रह गई, मेरी यादों में ही वो सब चीज़ें रह गई, और सब बहुत जल्दी खत्म हो गया। पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे, नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है। फिर वही बात है, सेम मेटाफर, लूसीज रेस, यहाँ मेटाफर है लाइफ के लिए, उसके जीवन के लिए। तो पोएम है ना, ये पूरी की पूरी पोएम एक्चुअली यहाँ नेचर, फीलिंग्स, लाइफ की जो मतलब रियलिटी है, डेथ, उसको, इन सब चीज़ों को हाईलाइट करती है। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हमारी यहीं पे हो गई, लेकिन हमें जानना है पोएम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। पोएम के बारे में जानेंगे, फिर पोइट के बारे में जानेंगे, है ना, तो बने रहना, समराइज भी करेंगे लास्ट में। ओके, तो देखिए हमारी ये जो पोएम है, इसके जो ऑथर है ना, वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ एक प्रोमिनेंट इंग्लिश रोमांटिक पोइट है, ऐसा मैंने मेंशन भी किया है आपके लिए। रोट 3 years शी ग्रू इन 1798, इट वॉज पब्लिश इन 1800 के अंदर पब्लिश हुआ था एज अ पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड का नाम तो वेल नोन है ही, आप जानते ही होंगे। एस.टी. कॉलरेज के कोलैबोरेशन के साथ में लिखा गया था। द पोएम इज वन ऑफ वर्ड्सवर्थ्स लूसी पोएम्स, इसका लूसी पोएम्स एक कलेक्शन है, उसमें से एक है ये पोएम। और ये पोएम मेन नेचर, ब्यूटी, लाइफ एंड लॉस के ऊपर फोकस करती है। फॉर्म की बात कर लेते हैं। द पोएम इज रिटन इन 7 stanzas, 7 stanzas में लिखी हुई है। हर स्टेंजा के अंदर 6 लाइन्स है, यानी सेस्टेट है। और सेस्टेट जो है एक स्पेसिफिक राइम स्कीम को फॉलो कर रहा है। अल्टरनेट पैटर्न है A-A-B-C-C-B। ओके, थीम नेचर्स नरिशिंग पावर, यहाँ पे दिया है नेचर की पावर को बताया गया है कि कितना नरिश करती है लाइफ को। फिर ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ एंड कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ये थीम्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। मैसेज वही सेम रिलेटेड है थीम से कि द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट नेचर हैज द पावर टू शेप ह्यूमन लाइफ, बट डिस्पाइट इट्स नर्चरिंग लाइफ इज ट्रांजिएंट एंड फ्रेजाइल, कि प्रकृति तो नर्चर करती है, लेकिन लाइफ जो है ना वो ट्रांजिएंट है, फ्रेजाइल है, यानी क्षणभंगुर है, बहुत छोटी होती है, खत्म हो जाने वाली होती है। वर्ड्सवर्थ यहाँ पे यही चीज़ हमें बताना चाह रहे हैं इस पोएम के थ्रू। तो चलिए वर्ड्सवर्थ के बारे में जान लें। नेचर पोइट के रूप में बहुत ही जाने माने राइटर हैं, बहुत ही जाने माने पोइट हैं ये। 1770 से 1815 का लाइफ स्पेन रहा है। लिरिकल बैलेड के लिए जाने जाते हैं, जो कि एस.टी. कॉलरेज के कोलैबोरेशन के में इन्होंने लिखा। ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, इसे मत भूलना, क्योंकि रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है इनके साथ ही। किसके साथ में? जो इन्होंने लिरिकल बैलेड लिखा था उसके पब्लिकेशन के साथ में, है ना। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन वाज एन इवनिंग वॉक, इनका फर्स्ट पब्लिकेशन था। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस भी इन्होंने लिखी है। ये पोइट ल्यूरेट रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के 1843 में। मेन जो चीज़ है वो मैं आपको समझा रही हूँ। ये की फिगर थे रोमांटिक मूवमेंट के, ठीक है। ये इमोशंस, नेचर एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के ऊपर ज़्यादा लिखा करते थे। कुछ फेमस वर्क्स भी हमने मेंशन करे हैं, वो भी आपको देखने ही पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि कई बार नाम देकर पूछ लिया जाता है कि भाई ये किसने लिखा है। द प्रिल्यूड है, टिंटन एबे है, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड है, डैफोडिल्स के नाम से जिसको जाना जाता है ना। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ थे। अब अपन करेंगे पूरी पोएम को समराइज। तो पॉइंट्स बना के मैंने इसको तैयार किया है। आप इस तरीके से एक आंसर भी रेडी कर सकते हैं। जब आपको पूरी पोएम के बारे में कोई आंसर लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं।
देखिए 3 years she grew was written in 1798, already we have discussed. It is one of the 5 Lucy poems. ये चीज़ें हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं ना, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बताया है, लूसी एक यंग गर्ल है, उसके बारे में बताया है कि 3 साल से वो नेचर के क्लोज ही जी रही है। नेचर जो है रिकॉग्नाइज करती है उसकी ब्यूटी को, डिसाइड करती है कि उसकी टेक केयर करेगी, अपने साथ रखेगी, उसे एक बहुत प्यारा सा फूल बनाएगी, इतना प्यारा फूल जो आज तक प्रकृति ने नहीं देखा हो। नेचर क्लेम्स लूसी, कि नेचर डिक्लेयर करती है कि इट विल टेक लूसी एज इट्स ओन, कि लूसी को वो अपने जैसा बनाएगी, अपने पास रखेगी, अपने में से एक रखेगी। फिर नेचर प्रॉमिस करती है गाइडेंस का कि नेचर वॉज टू प्रोवाइड बोथ लॉ एंड इम्पल्स, कि वो कसम खाती है कि वो लूसी को लॉ और इम्पल्स दोनों चीज़ सिखाएगी, फ्रीडम भी सिखाएगी तो स्ट्रक्चर भी सिखाएगी, ठीक है। फिर लूसीज प्लेफुल एंड काम क्वालिटीज़ यहाँ दिखाई गई है कि नेचर कहती है कि लूसी जो है वो प्लेफुल बनेगी, जैसे कि एक हिरन का बच्चा होता है, फुल ऑफ एनर्जी, ओके। और वो यहाँ पे काम क्वालिटीज़ भी सीखेगी, शांत रहना भी सीखेगी, जैसे नेचर के अंदर ट्रैंक्विलिटी होती है उस तरह से, यानी बैलेंस करना सीखेगी अपने जीवन में। क्लियर। उसके बाद में इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर्स एलिमेंट, कि लूसी विल बी शेप्ड बाय द क्लाउड, स्टॉर्म, स्टार एंड रिवर, इन सब चीज़ों के हिसाब से वो अपने आप को शेप अप करेगी और छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी आवाज़ जो है उनको सुनेगी, बहुत ध्यान लगाकर सुनेगी और उनको फील करेगी कि वो क्या कहना चाहते हैं, यानी साइलेंट सिंपैथी भी वो सीखेगी। फिर फिजिकल और इमोशनल ग्रोथ की बात करती है कि नेचर प्रॉमिस टू रियर लूसी स्टेटली हाइट, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली, कि उसको स्टेटली हाइट देगी, चाहे वो फिजिकली हो चाहे इमोशनली हो। शी विल डेवलप इनटू ए ग्रेसफुल नोबल फिगर विथ थॉट्स ऑफ प्योरिटी एंड ब्यूटी। देन लूसी डेथ, लूसी की डेथ की बात होती है बिल्कुल लास्ट में, कि डिस्पाइट नेचर्स नर्चरिंग लूसीज लाइफ इज एब्रप्टली कट शॉर्ट, कि प्रकृति अपने टच में रखती है, नरिश करती है लूसी को, लेकिन फिर भी लाइफ है, ये तो लाइफ जो है लूसी की वो बहुत छोटी थी, बहुत जल्दी खत्म हो गई। शी डाइज यंग लीविंग द स्पीकर विद ओनली मेमोरीज ऑफ हर। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि कहीं स्पीकर को, यहाँ पोएम के थ्रू कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्पीकर के दिल में, दिमाग में बस यादें छोड़ जाती है और छोड़कर चली जाती है लूसी। ये हमारा वीडियो था, अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जल्दी सी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नॉन के साथ में शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करते ही ऑल के बटन पर सेट कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।